हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। बच्चों कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। 11th क्लास देखिए अभी तक। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर किसी भी बच्चे को अभी तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है या जिनको लगता है कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा अभी तक कुछ डिफिकल्ट आया है। आगे जब चीज़ें चलेंगी तो इससे भी ज़्यादा इजी होंगी। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अब जिन बच्चों ने पूरी तरह से ये मन बना लिया है कि हमें बायोलॉजी ही लेना है, तो अब किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स का लास्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड है, और आज करेंगे हम इस चैप्टर का समरी। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इस चैप्टर में से जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। और बच्चों को ये जब टॉपिक वो पढ़ते हैं किताबों में तो बहुत इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। द रीज़न बीइंग दैट कि अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से इस टॉपिक को समझाया जाए। और किसी भी लेवल पे अगर आप चले जाएंगे, वेदर 12th में, 11th में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में हैं, तो यही सब रूल्स फॉलो होंगे। लेकिन 11th क्लास में बहुत कम जगह पे इस टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ाया जाता है, राइट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। जो लास्ट हमने टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ना है, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कीज, या फिर आप इसको कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कीज। तो देखिए, की का मतलब क्या होता है? चाबी। यानी कि ये कुछ ऐसी चाबियां होती हैं जो क्या करती हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें बताते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, और हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। पहली बात ये है। अब दूसरी बात, ये जो टैक्सोनॉमिकल कीज होती हैं, इनको या कह सकते हैं, अगर हम इनको डिफाइन करने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल सी टर्म है कि टैक्सोनॉमी की कोई भी एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म होता है जिसमें हमें ऑर्गेनिज्म के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए होते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या दिए होते हैं? दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए होते हैं। तो जब मैं बात करूं कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि वो दो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं वो कैसे होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट। सो लेट अस सपोज दैट कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म है, लेट अस सपोज इट इज ए बर्ड। बर्ड के केस में अगर मैं एक कैरेक्टर लूं, फॉर एग्जांपल मैंने कैरेक्टर लिया विंग्स, तो विंग्स का ऑपोजिट कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? कंट्रास्टिंग। आप ये कह सकते हैं कि मैंने बोला विंग्स आर प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट है यानी कि बर्ड है। अब इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? विंग्स आर एब्सेंट। बात समझ में आई? इसी से ही डिराइव होती है ये कीज। दो अपोजिट कैरेक्टर होंगे और वो जो अपोजिट कैरेक्टर होंगे वो डिससिमिलर होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है, राइट। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। देखिए, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज से ही हमारा अगला इसका बेसिक्स चलेगा, यानी कि व्हाट आर द बेसिस, क्या कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है टैक्सोनॉमिक कीज के पीछे, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसी से ही आया है, सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज। एक ऑर्गेनिज्म में अगर एक सिमिलैरिटी है और दूसरी क्या है? डिससिमिलैरिटी, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर। सिंपल सी बात समझिए, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? वो कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये पहली चीज क्या आ गई? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। अब नंबर 2 क्या आपको याद रखना है? अब जो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, दे जनरली अकर जनरली इन पेयर्स। तो बहुत बहुत सिंपल सी बात है। अब मैंने बोला कि मेरे पास दो कैरेक्टर्स हैं, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब मेरे पास दो स्टेटमेंट है। कितनी स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। और वो दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगी? पेयर्स में होंगी। अभी समझाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। अब मैंने क्या बोला कि वो जो दोनों स्टेटमेंट है कैसी हैं? पेयर्स में है।
तो वो जो पेयर बनता है उन दोनों स्टेटमेंट का, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म कौन सा है, उसको बोला जाता है कपलेट। क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, कपलेट कहा जाएगा, राइट। अब मैंने क्या बोला कि ये पेयर्स में है और क्या बनाएगा, कपलेट, यानी कि पेयर में क्या है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। कितने स्टेटमेंट्स हैं, दो, यानी कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं विच आर अकरिंग इन पेयर्स। पेयर दो का होता है, उसको बोला मैंने कपलेट। अब देखिए दो स्टेटमेंट कौन सी है। सो एक स्टेटमेंट कौन सी होगी, एक जो एग्री करेगी और एक कौन सी होगी जो डिसएग्री करेगी। एक स्टेटमेंट वो होगी जो एग्री करेगी और दूसरी स्टेटमेंट कौन सी होगी जो डिसएग्री करेगी। सो इंडिविजुअल तौर पे जो ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं कपलेट की, इनको कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा, इनको बोला जाता है लीड। क्या कहा जाएगा, लीड। सो अगर आपको किसी ने बोला कि डिफाइन लीड, सो लीड इज बेसिकली ईच स्टेटमेंट, क्या है ये, ईच स्टेटमेंट इन ए कपलेट, यानी कि कपलेट का मतलब होता है कपल, यानी कि जो मैंने बोला कि जो मैं दो कैरेक्टर ले रहा हूं, उन वो जो एक कैरेक्टर मैंने जो एग्री कर रहा था और एक कैरेक्टर कौन सा लिया जो डिसएग्री कर रहा था। सो वो जो दोनों कैरेक्टर हैं इंडिविजुअल तौर पे हम उसको क्या बोलेंगे, लीड। और जब मैंने दोनों को बोल दिया तो वो हो गया स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला विंग्स प्रेजेंट, मैंने बोला विंग्स प्रेजेंट, राइट। फिर मैंने बोला विंग्स एब्सेंट, विंग्स एब्सेंट। तो ये देखिए ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, राइट। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, इनको बोला जाएगा कपलेट। क्या बोला जाएगा, कपलेट। और ये जो ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है इसको बोला जाएगा लीड। क्या बोला जाएगा, लीड। बात समझ में आई, एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा जी, अब आगे देखिए क्या होगा। सो मैंने क्या बोला कि हर एक स्टेटमेंट क्या है, लीड। अब उसके बाद जो अगली चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि हर एक स्टेटमेंट जो होगी, ईच स्टेटमेंट, या आप ये कह सकते हैं ईच लेट, ये क्या देगी आपको, विल गिव अस एन अल्टरनेटिव चॉइस। वो क्या देगी, हमें एक अल्टरनेटिव या कह सकते हैं ऑपोजिट चॉइस। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, एक अल्टरनेटिव चॉइस देगी या अल्टरनेटिव से बेटर है अपोजिट चॉइस देगी। अब क्या देगी, अपोजिट चॉइस देगी। और जो ये अपोजिट चॉइस होगी, जो ये अपोजिट चॉइस होगी, ओनली वन विल बी एक्सेप्टेड। इसमें से केवल और केवल एक ही एक्सेप्ट होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। सो ये है टैक्सोनॉमिक कीज का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आपको ये बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आ सकता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए टैक्सोनॉमिक कीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन की कुछ आप कह सकते हैं एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद दूसरी बात, टैक्सोनॉमिक की में हमें दो स्टेटमेंट दी होती है, वो जो दोनों स्टेटमेंट होती है उनको बोला जाता है कपलेट। क्या कहा जाता है, कपलेट। अब वो जो दोनों स्टेटमेंट होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो वो जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है, लीड। क्या कहा जाता है, लीड। अब ये जो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती हैं ऑपोजिट, इसमें से केवल एक ही अग्री होती है, दूसरी डिसअग्री होती है। यहां तक चीजें समझ में आई। और ये जो पूरा का पूरा डेटा है कीज का, कि कीज काम किस पे करती हैं। सो कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। कैसी होती है ये, एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिक्स पे ये बेस्ड होती है पूरी की पूरी, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ये क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें एक हमने एक्सेप्ट कर ली और दूसरी क्या कर ली, अदर इज रिजेक्टेड। सो टैक्सोनॉमिक कीज का कॉन्सेप्ट आपको तब तक समझ में नहीं आ सकता है जब तक आप एग्जाम्पल ना पढ़ें, जब तक आप क्या ना करें, एग्जाम्पल ना पढ़ें।
अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो पढ़ी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि टैक्सोनॉमिक कीज की टाइप्स कौन सी होती हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। बहुत ही इजी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। सो सच बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आई, ध्यान से नहीं सुना, तो फिर कभी भी समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल फोकस लगा के अब यहाँ पे आप कंसंट्रेट करिएगा, राइट। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन जो कीज है ये दो तरह की होती है। हाउ मेनी टाइप्स? इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द इंडेंटेड कीज एंड सेकेंड इज द ब्रैकेटेड कीज। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन करना भी आप समझ जाएंगे, राइट। सो देखिए इंडेंटेड की में क्या होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं। कितनी स्टेटमेंट्स होती हैं? दो स्टेटमेंट होती हैं कैरेक्टर्स की, और वो सीक्वेंस वाइज उन्होंने अरेंज की होती है। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ चॉइस इज मेड। यानी कि इन्होंने क्या किया होगा, आपको नीट में या एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपको कुछ सीक्वेंस दिए होंगे कैरेक्टर्स के, और कैरेक्टर्स के सीक्वेंस के साथ उन्होंने आगे ऑर्गेनिज्म दिया होगा। फिर आपको उस सीक्वेंस में ये पहचानना होगा कि बताइए ये जो हमने सीक्वेंस दिया है, याद रखिए उस सीक्वेंस में क्या है, उन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं और उसके आगे उन्होंने ऑर्गेनिज्म दिया होगा। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस सीक्वेंस के जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहे हैं, जो किसमें किया जाता है, इंटेंडेड की में। अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे। फिर ब्रैकेटेड की में क्या किया होता है, ये ज्यादा सिंपल होता है एज कंपेयर टू इंटेंडेड। इसमें बहुत ही सिंपली आपको दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए होंगे और उन दोनों कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होंगे उनको एक ही सीरियल नंबर दिया जाएगा। देखिए जिस तरह से ये है, जैसे मैंने बोला एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट नंबर 1 दिया है और ये किसमें है, ब्रैकेट में है। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है इसलिए इनको नंबर 1 ही दिया है। बात समझ में आई? उसी तरह से दो और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ली जाएंगी, यानी कि अपोजिट स्टेटमेंट ली जाएंगी, नंबर 1 ही होगा और वो ब्रैकेट में रखा जाएगा, राइट। अब बात ये आई कि आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाए ताकि हमें ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स का पता चले। अब बड़े ध्यान से सुनना, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक एज वेल एज दिस चैप्टर, राइट। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हैं और यहाँ पे ये वर्टिब्रेट्स लिखे हैं मैंने जिनके ये कैरेक्टर्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो चलिए अब आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अब देखिए इन्होंने जो सबसे बेसिक कैरेक्टर लिए हैं दो, जिस तरह से मैंने इनको कलरफुल बनाया है आप भी अपनी कॉपी पे कलरफुल तरीके से ही लिखें, और जिस तरह का ये मैंने सीक्वेंस रखा है आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो देखिए सबसे पहला इन्होंने कैरेक्टर लिया एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, यानी कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स यानी कि ये जो ईयर पिना होता है ये प्रेजेंट होता है, राइट। फिर वो कहता है, उसके आगे देखिए इसने ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये है कि अगर आपको इस कैरेक्टरिस्टिक का ऑर्गेनिज्म चाहिए और यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मतलब आपको अगले कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा। बात समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ये कैरेक्टर था इसके आगे ब्लैंक है, इसके आगे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको अगले कैरेक्टर पे जंप करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी और ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, राइट। तो देखिए एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट आगे कुछ नहीं, इसका मतलब मुझे अगले कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा। अगला कैरेक्टर क्या है, विंग्स आर प्रेजेंट। क्या है, विंग्स आर प्रेजेंट। तो देखिए जैसे ही उसने बोला विंग्स आर प्रेजेंट, उसने उसके आगे ऑर्गेनिज्म दे दिया बैट। क्या दे दिया, बैट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैट है उसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई? उसमें एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट हैं और उसमें विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। पहली बात ये है, पहला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद फिर वो कहता है कि एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है और विंग्स अगर एब्सेंट है, क्योंकि ये पहला कैरेक्टर चल रहा है हमारा यहाँ तक पहला है, उसके बाद दूसरा है, राइट। अब उसके बाद है विंग्स आर एब्सेंट। अगर विंग्स एब्सेंट होंगे तो क्या होगी, कैट। क्या होगी, कैट। तो अगर आपको बोला गया कि इस टैक्सोनॉमिक की के अकॉर्डिंग आप कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो क्या आएगा, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट। इसका मतलब ये था
कि ये बैट में भी है और कैट में भी है, ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। बात समझ में आई? लेकिन विंग्स प्रेजेंट थे सिर्फ बैट में, बैट उड़ सकता है, लेकिन विंग्स एब्सेंट थे किसमें? कैट में। और अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है कि बैट के कैरेक्टर्स लिखिए, तो बैट के कैरेक्टर क्या लिखने हैं? एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट और विंग्स आर आल्सो प्रेजेंट। बात समझ में आई आपके? उसके बाद कैट के कैसे लिखेंगे? एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट एंड विंग्स आर एब्सेंट। ये पहला पॉइंट। अब उसके बाद दूसरा, पहला कंप्लीट हो गया, पहली आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब चलते हैं दूसरी, जिसमें है एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट। तो ये उन्होंने उन ऑर्गेनिज्म की बात की कि जिसमें एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट थे। एक्सटर्नल ईयर यानी कि ये जो बाहर वाला काम होता है। उसके बाद सेकेंड आइडेंटिफिकेशन क्या है? कि एक्सटर्नल ईयर्स ऑफ एब्सेंट है, यानी कि अब इसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें किसी में भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होगा। बात समझ में? ईयर पिन्ना नहीं होगा। बर्ड में भी नहीं होता है, फ्रॉग में भी नहीं होता है, फिश में भी नहीं होता है, स्नेक में भी नहीं होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब आगे देखिए। अब उसके बाद वो बोलता है विंग्स आर प्रेजेंट, तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? बर्ड। तो आप मुझे बताइए मेरे बताने से पहले कि बर्ड के कौन कौन से कैरेक्टर आए, यानी कि एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट एंड विंग्स आर प्रेजेंट, द ऑर्गेनिज्म इज बर्ड। क्लियर है? उसके बाद विंग्स आर एब्सेंट, फिर अब इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गया ये। अब वो कहता है कि विंग्स एब्सेंट है, इसका आगे इसने ब्लैंक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? यानी कि हमें नहीं पता है, हमें अगले कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि अगर विंग्स एब्सेंट है और लिम्स प्रेजेंट है, तो लिम्स क्या होते हैं? जो मतलब आपके ऐसे लिम्स क्या है? 4 लिम्स, हाथ, राइट। तो फ्रॉग्स के क्या होते हैं? 4 लिम्स होते हैं, आगे के और बैक साइड के, दोनों के, जिनके थ्रू वो जंप करता है। तो वो कहता है कि अगर विंग्स एब्सेंट है और लिम्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा ऑर्गेनिज्म? फ्रॉग। तो फ्रॉग के कितने कैरेक्टर हो गए हमारे पास? 3। एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है, विंग्स एब्सेंट है, विंग्स प्रेजेंट नहीं हो सकते फ्रॉग में। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट उसने पहले से ऑर्गेनिज्म दिया है। पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। फिर वो कहता है कि अगर विंग्स एब्सेंट है और लिम्स प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? फ्रॉग। तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि फ्रॉग की कैरेक्टरिस्टिक लिखिए इस की के अकॉर्डिंग, तो कौन कौन से आएंगे? फ्रॉग एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, विंग्स एब्सेंट एंड लिम्स प्रेजेंट। बात समझ में आई आपको? आई होप समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी यहाँ पे कैरेक्टर आएगा जिसके आगे ब्लैंक होगा, वो सबके लिए कॉमन चलेगा। वो सबके लिए क्या चलेगा? कॉमन। यानी कि अब जो ये 2 ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे फ्रॉग के बाद, इनमें ये वाला कैरेक्टर भी कॉमन आ गया और ये वाला कैरेक्टर भी कॉमन आ गया। तो बात करते हैं फिश की। फिर वो कहता है लिम्स आर एब्सेंट, तो फिश में लिम्स नहीं होते हैं, फिश में फिन्स होते हैं। उसके लिम्स मॉडिफाई हो गए होते हैं फिन्स में, राइट। तो देखिए फिश में क्या होगा? लिम्स आर एब्सेंट। अगर अब मैं बोलूं आपको कि फिश के कैरेक्टर लिखिए, तो फिश के कैरेक्टर क्या आएंगे? देखिए एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, क्योंकि ये कॉमन है। विंग्स प्रेजेंट नहीं हो सकते क्योंकि बर्ड है। विंग्स एब्सेंट ये होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं था। लिम्स प्रेजेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये फ्रॉग में था। एंड लिम्स आर एब्सेंट, ये फिश में होगा। तो 3 कैरेक्टर हो गए फिश के। कौन कौन से? एक हो गया एक्सटर्नल ईयर्स, एक हो गया विंग्स आर एब्सेंट, और तीसरा कौन सा हो गया? लिम्स आर एब्सेंट, राइट। उसके बाद फोर्थ आ गया गिल्स आर प्रेजेंट। तो गिल्स प्रेजेंट किस में होते हैं? स्नेक में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और गिल्स आर एब्सेंट, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये क्लास आइडेंटिफिकेशन यहीं पे ही खत्म हो गई। तो अगर आपको मैं बोलूं कि बताइए बेटा जी स्नेक के कैरेक्टर्स लिखिए इस की के अकॉर्डिंग, तो क्या क्या लिखेंगे? देखिए एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट क्योंकि ये सब में था, बिल्कुल। उसके बाद विंग्स एब्सेंट, देखिए विंग्स एब्सेंट, इसके आगे कुछ भी नहीं था, यानी कि सब में कैरेक्टर आ रहा है। उसके बाद तीसरा जो था कि गिल्स आर प्रेजेंट, यानी कि स्नेक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है, राइट। सो इसकी क्या करें आप? इंटरनेट से एग्जांपल्स देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको आप क्या करें? प्रैक्टिस करें, तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। अब जो ब्रैकेटेड कीज है ये ज्यादा इजी होती हैं कंपेयर टू इंडेंटेड। इसमें तो बहुत सीधा सीधा आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप ऑर्गेनिज्म को। अब मैंने क्या बोला कि इसमें और इसमें अंतर क्या था कि यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सीक्वेंस वाइज थे, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपोजिट होंगे और एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। चलिए देखते हैं। पहला कैरेक्टर इसने लिया एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट
एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट, ये पहला करेक्टर। ऑपोजिट है, एक में प्रेजेंट एक में एब्सेंट है। लेकिन ये प्रेजेंट का मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट शॉर्ट ऐसे लिखा जाता है और एब्सेंट ऐसे, सो कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक। अब वो कहता है एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट देन गो टू द करेक्टर नंबर 2। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको करेक्टर नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, जाते हैं। कहता है कि अगर एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है तो जाइए करेक्टर नंबर 2 पे। तो चलिए आ जाते हैं अब करेक्टर नंबर 2 पे। 2 हमारे पास 2 करेक्टर दोबारा से आ गए। वो कहता है कि विंग्स आर एब्सेंट। कहता है कि अगर तो विंग्स प्रेजेंट, कहता है कि अगर विंग्स प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? बैट। तो बैट के कौन से करेक्टर हो गए? यानी कि एक ये वाला हो गया और इससे रिलेटेड था ये वाला, राइट। यानी कि बैट का करेक्टर कौन सा हो गया? एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है और विंग्स भी प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे भी यही था, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट थे और विंग्स भी क्या थे? प्रेजेंट थे। समझ में आया किस तरह से कंपेयर करना है? अब चलते हैं दूसरे वाले पे। वो कहता है फिर इसके अपोजिट कौन सा है? विंग्स आर एब्सेंट। अगर विंग्स एब्सेंट है तो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? कैट। तो कैट के कौन से करेक्टर हो गए? क्योंकि जो करेक्टर नंबर 1 है उसके जो दोनों के दोनों करेक्टर्स है, यानी कि सिमिलैरिटीज है, वो 2 में पाई जा रही हैं और 2 में दोबारा से 2 थे। प्रेजेंट होगा तो बैट, एब्सेंट होगा तो कैट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ध्यान से बार बार सुनिएगा इसको, तब समझ में आएगा। अब चलते हैं दूसरे पे। तो ये वाला करेक्टर कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं इस पे। फिर वो कहता है एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, यानी कि एक्सटर्नल ईयर्स जब एब्सेंट है तो जाइए करेक्टर नंबर 3 पे। चलिए आ जाते हैं। तो अब देखिए करेक्टर नंबर 3 पे दोबारा से 2 ऑर्गेनिज्म है। कितने ऑर्गेनिज्म है? 2। यानी कि अगर एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होंगे तो पहले पे आते हैं विंग्स प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, विंग्स प्रेजेंट, ऑर्गेनिज्म क्या होगा? बर्ड। क्या होगा? बर्ड। इधर आ जाओ, ये देखिए एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, विंग्स आर प्रेजेंट, ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बर्ड। इन द सेम वे एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट तो आना है करेक्टर नंबर 3 पे। 3 पे 2 थे, अगर विंग्स प्रेजेंट है तो क्या है? बर्ड। लेकिन अगर कहता है विंग्स एब्सेंट है, क्या कहता है? विंग्स अगर एब्सेंट है तो जाइए करेक्टर नंबर 4 पे। तो 4 पे क्या है? लिम्स आर प्रेजेंट। तो लिम्स आर प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या है? फ्रॉग। अब मैं बोलूं कि फ्रॉग के कौन कौन से करेक्टर हुए, तो देखिए फ्रॉग कहां कहां पे कनेक्टेड था? फ्रॉग एक तो कनेक्टेड था इसके साथ, यानी कि इसके साथ, यानी कि फ्रॉग में विंग्स एब्सेंट है। फिर ये जो तीसरा करेक्टर था ये किसके साथ कनेक्टेड था? पहले वाले के साथ, जो ये वाला था ऑपोजिट। यानी कि देखिए फ्रॉग के कितने करेक्टर हो गए? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी कि फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होंगे, फ्रॉग में विंग्स एब्सेंट होंगे और फ्रॉग्स में लिम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करिए, देखिए ये फ्रॉग था, यहाँ पे फ्रॉग में लिम्स प्रेजेंट थे, विंग्स एब्सेंट थे और एक्सटर्नल ईयर्स भी एब्सेंट थे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इसको बार बार सुनना है, तब आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए कुछ भी नहीं था, ये इतना ही मुश्किल आपको लग रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको मजा आएगा। देखिए फिर से बताता हूँ, एक्सटर्नल ईयर्स अगर प्रेजेंट है तो जाना है करेक्टर नंबर 2 पे। 2 पे दोबारा से 2 करेक्टर्स हैं, एक है अगर विंग्स प्रेजेंट है तो बैट है, विंग्स एब्सेंट है तो बैट है, यानी कि ये दोनों इस वाले से जुड़े थे। बात समझ में आई? तो अगर प्रेजेंट है तो बैट, एब्सेंट है तो कैट, कॉमन करेक्टर आ गए ये वाला। फिर वो दूसरे पे आता है एक्सटर्नल ईयर्स अगर एब्सेंट है तो जाना है करेक्टर नंबर 3 पे। करेक्टर नंबर 3 पे दोबारा से 2 है, तो एक है विंग्स आर प्रेजेंट, अगर विंग्स प्रेजेंट है तो बर्ड है, अगर एब्सेंट है तो जाइए करेक्टर नंबर 4 पे। 4 पे क्या है? लिम्स प्रेजेंट है, लिम्स प्रेजेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? फ्रॉग। बात समझ में आई आपको? बहुत ही मजेदार है, बहुत ही जबरदस्त है। आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बात वही है कि आपको अगेन इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। सो इसी के साथ हमारा ये जो लास्ट टॉपिक था आज का खत्म होता है यहीं पे। तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद हमने डाइवर्सिटी पढ़ी, ऑर्गेनिजम्स की कितनी डाइवर्सिटी है। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा, फिर हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ा। सिस्टमैटिक्स के बाद फिर हमने आइडेंटिफिकेशन के अलग अलग वेज देखे, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी।
फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर, दैट इज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, पूरा हमने डिटेल एनालिसिस किया उसका। उसके बाद हमने पढ़ा कि टैक्सोनॉमिक एड्स कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हर्बेरियम की टेक्निक्स हमने पढ़ी, जोलॉजिकल गार्डन्स पढ़े, बोटेनिकल गार्डन्स पढ़े और म्यूजियम्स पढ़े, और फाइनली हमने आज कीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं पे ख़त्म होता है। होप करता हूँ कि आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे होंगे। अगर फिर भी हमसे कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, हैं तो टीचर ही हैं हम, मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम 100% परफेक्ट ही होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ की हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको पढ़ाने के लिए हम बहुत जगह से डाटा को कलेक्ट करते हैं और तब आपके आगे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो मिलते हैं अब आपको हम चैप्टर नंबर 2 के साथ। किसी को भी चैप्टर नंबर 1 में अगर कोई डाउट्स होंगे तो वीडियो शुरू होते हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप हमें किसी तरह कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।